Today we are going to discuss rate of change in quantities, राशियों में परिवर्तन की दर। कल हम लोगों ने राशियों में परिवर्तन की दर, जो डिफरेंशिएशन का ही एक भाग है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ चुके थे। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन समझे थे, आज हम लोगों को उसी के आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते जाएंगे और चीजों को समझने का प्रयास जरूर से जरूर करिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। हम क्वेश्चन इंग्लिश में यहां पर लिखेंगे, आप लोग हिंदी में जरूर समझ लीजिएगा क्योंकि आप लोग हिंदी में समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब increasing a volume of cube increasing at the rate of 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है 9 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड इफ द लेंथ ऑफ इट्स एज, if the length of its edge is 10 centimeter, find the rate of change in its surface area. Find the rate of change in surface area. ये लिखा है क्वेश्चन। एक चीज और समझिए, अभी तक हम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखते थे, अब क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं। जो लोग हिंदी वाले में, जो लोग हिंदी मीडियम के उनके पास बुक है वो लोग समझने में सक्षम है। जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके पास बुक नहीं है या बुक है तो उन लोगों के क्वेश्चन पैरा जम्बल्ड में है, आगे पीछे है। क्वेश्चन तो यहाँ पे होते ही है चाहे वो किसी भी बुक के हो, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए समझिए सभी लोग, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट गूंजने लगे, अब आपका काम है बस चीजों को आइडेंटिफाई करिए और करना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या लिखा है, अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोल रहा है तो हमने पहले इसको पॉइंट आउट कर लिया, मतलब इंक्रीज। आपको कल बताया गया था एक्सेलरेशन में चीजें बढ़ती मतलब पॉजिटिव। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा 9 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में क्या होता है वॉल्यूम, ये देखिए यहाँ लिखा भी है वॉल्यूम, और पर सेकंड नीचे देखो सेकंड लिखा है, इसका मतलब टाइम भी आया, तो कौन वॉल्यूम सेकंड। मतलब आपको समझ में आ गया कि जो चीज गिवन है वो क्या है। गिवन चीज है हमारे पास dv अपॉन dt, कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यही हमने क्यों लिखा, एक चीज याद रखिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो चीज क्वेश्चन दे दे बस उसको पहले आप लिख लो इत्मीनान से। और पहचानने का तरीका यहां से देखिए क्या लिखा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है हमेशा वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम ऊपर, सेकेंड मतलब टाइम तो टाइम नीचे, और रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है इसका मतलब डीवी अपॉन dt लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज क्वेश्चन ने कही भी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ये भी हम देख लेंगे। अच्छा और क्या कह दिया है, इफ द लेंथ ऑफ इट्स एज, मतलब साइड आपको दी है, साइड कहे या एज कहे या भुजा कहे एक ही बात होती है, भुजा आपको दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बातें हमको क्वेश्चन ने दी हैं। अब हमें क्वेश्चन को शुरू करना है। देखिए कैसे शुरू करेंगे, सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम के बारे में बात करनी, क्योंकि डीवी अपॉन dt दिया है क्वेश्चन में तो वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा। देखिए वॉल्यूम क्या है, हमको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन, इसको घन बोलते हैं, तो आपने लिखा घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब, यही तो होता है भुजा क्यूब, या इसको कहते हैं साइड क्यूब, साइड क्यूब, या इसी को हमने कह दिया ए क्यूब। इतनी चीज में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी बात की, इतना हमने कर लिया। जो गिवन वैल्यू थी उसको लिख लिया, अब जो करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहीं से क्यों शुरू किया, क्योंकि वॉल्यूम आया इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हमें यूज करना ही करना पड़ेगा। तो आपने ऐसे लिखा v इक्वल टू ए क्यूब, ये चीज। अब
टी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्यों? क्योंकि डीवी अपॉन डी टी हमको सवाल में दिया है। तो अब देखो यहाँ बी आया तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए जरा कैसे होगा डिफरेंशिएशन। v का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन dt इक्वल टू a क्यूब का करने चले तो वही फॉर्मूला याद रखिए, पा बनाएंगे एक कम 3a स्क्वायर हो गया। लेकिन एक का कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। याद रखिए यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, इसको समझिए। v का हमने डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, देखिए dv बाई dt आ गया। अब जब आप a क्यूब का करने चले तो a क्यूब का क्या होगा? 3a स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूले में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम काम? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहां पर है a, इसीलिए हमें एक बार dA अपॉन dt दोबारा करना पड़ेगा। ये चीज जरूर समझ लीजिए, जिसको ना समझ आई हो पूछ लीजिए कि ये दोबारा हमने क्यों किया। दोबारा इसलिए किया क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमने a क्यूब में फॉर्मूला लगा दिया। इसका मतलब हमने नियम के विरुद्ध काम किया, और जिसके विरुद्ध काम करते हैं इट मींस हमने a क्यूब को जबरदस्ती से फॉर्मूले की तरह लेट किया है। इसका मतलब a का दोबारा करना पड़ेगा और वो होगा dA अपॉन dt। इतनी चीज में किसी कोई दिक्कत हो पहले निसंकोच यहाँ तक हमसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दी से, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसी के आगे इधर यहाँ पर स्टेप समझिए, कंटिन्यू। dv अपॉन dt कितना है? 9। ये क्वेश्चन ने दिया, उसको रख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे dv अपॉन dt वैल्यू 9 थी, रख लिया। इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो 3 हमारा एज इट इज रखा रहेगा। a स्क्वायर, बताइए a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 10 ही तो दी है, तो 10 का स्क्वायर आ गया 100 इंटू dA अपॉन dt। हमने रख लिया dA अपॉन dt। समझते जाइए, इससे इसको एलिमिनेट कर देंगे, 3 3 जा 9, तो ये आपका आ जाएगा 3/100 इक्वल्स टू dA अपॉन dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक आके हम रुक गए। अब मेरी बात फिर से समझिए, हमने पूरा क्वेश्चन करा, यहाँ पर आकर रुक गए, और ये जो चीज हमने निकाली ये निकली क्या है? जरा इसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिए। dA अपॉन dt, ए क्या थी? साइड, किसके रिस्पेक्ट में आया? t, मतलब हमने द रेट ऑफ चेंज इन साइड विद रिस्पेक्ट टू t निकाला, मतलब भुजा में परिवर्तन की दर। ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं। हम यहाँ इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन साइड या एज, ये आपने निकाल लिया। ये थोड़ी चाहिए हमको, जो चाहिए वही तो निकालोगे। देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में चाहता है रेट ऑफ चेंज, बस। अब आपके दिमाग में सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितने लोग बता पाएंगे? अपने माइक ऑन करके बता दें, जो भी बता पाए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्क्वायर 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर। जरा 2 मिनट का समय दीजिए और जरा यहाँ पर देखिए। एक ही घन है, आपको पता है, इसको हम लोग कहते हैं क्यूब। ये है हमारा क्यूब। अब क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। 2 तरीके के सरफेस एरिया बनते हैं। एक बनता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक बनता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है हाई स्कूल तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेटरल सरफेस एरिया विच इज नोन एज LSA मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जिस कमरे में आप अभी इस समय बैठे हैं उस कमरे में 4 दीवारें हैं, वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देते हैं, वक्र पृष्ठ। लेकिन जब हम छत और जमीन को जोड़ देते हैं, फ्लोर को जोड़ दें और रूफ को जोड़ दें, मतलब सरफेस को जोड़ दें और छत को जोड़ दें, तो 6 आपके सरफेस बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर 6 सरफेस दिखेंगे आपको। अगर आप जमीन और दीवार को, मतलब ऊपर वाली दीवार को ना गिने तो आपके 4 सरफेस होंगे। उस कंडीशन में सरफेस एरिया बनता है 4a स्क्वायर, और तब इसको हम लोग कहते हैं LSA लेटरल सरफेस एरिया, तब 4a स्क्वायर होता है। लेकिन जब हम टोटल ले लेते हैं तो 6a स्क्वायर चलता है, TSA। इस चीज को बताने का एक
मतलब यहाँ पर ये था कि अब हम क्या लें, 4a² भी होता है, 6a² भी होता है, कौन सा ले लें। याद रखिएगा हमेशा टोटल सरफेस एरिया हमको लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये क्लियर नहीं किया कि आपको लेटरल सरफेस एरिया लेना है मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, या फिर टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। इसीलिए हम यहाँ पर टीएसए लेंगे 6a²। तो तुरंत आपने कहा वी नो दैट, हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ये फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है, S = 6a²। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। देखिए जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो S का डिफरेंशिएशन होगा ds/dt इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a² का क्या होगा, फिर वही नियम पावर आएंगे एक कम तो a² का हो गया 2a। लेकिन a नहीं है, हम लोग डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहां पर हमने a के लिए फॉर्मूला बना दिया, तो ये तो गलत काम किया ना। इसका मतलब फिर से इसमें फॉर्मूला लगाइए और एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए dA/dt का। इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई समस्या हो। जल्दी से यहां तक देखिए, फिर आगे करते हैं, एक स्टेप और बचा है बस। यहां तक जिसको भी दिक्कत है पूरे स्टेप्स देख डालिए, किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तुरंत हमसे पूछ लीजिए, फिर रफ करके आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम इसको रफ कर देते हैं, पहले वाले जो स्टेप्स थे उनको हम खत्म कर दे रहे हैं। देखिए इसी के आगे कंटिन्यू देखिए क्या मिलेगा, ds/dt इज इक्वल्स टू ds/dt इक्वल्स टू 6×2 = 12a, तो a इंटू dA/dt, ये चीज हमको मिली और हमने इसको लिख लिया। ds/dt इज इक्वल टू 12 इंटू a, हमको क्वेश्चन में दिया था 10, लिख दिया, इंटू dA/dt। देखिए क्या कहीं हम dA/dt लेके आ पाए हैं, हाँ लेके आ पाए हैं, ये तो बगल ही में रखा है dA/dt 3/100, तो तुरंत उठा के मैंने इसकी जगह सेट कर दिया 3/100। फाइनली इसको सॉल्व करिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 12 3 जा 36/10, दैट इज 3.6। अब 3.6 आ गया, अब यूनिट डिसाइड करिए। यहां पर क्या है, सरफेस एरिया, आपको बताया गया था एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर² होती है, तो यहां पर आप लिख लेंगे cm²/सेकंड, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए किसी को कोई भी दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है। जल्दी देखिए, ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने रखा है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझते चलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। एक शांत झील में एक पत्थर डाला जाता है, हिंदी में ऐसा लिखा है कुछ, मैं एक बार पहले पढ़ देता हूं। एक शांत झील में एक पत्थर डाला जाता है, यदि उत्पन्न वृत्ताकार तरंगे 4 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ती हैं तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन ने हमसे कहा, समझिए जरा। लिखा है a stone is dropped in a lake if occurred circular waves increasing at the rate
4 centimeter per second. If occurred circular waves increasing at the rate of 4 centimeter per second, then find the increasing rate in area, in its area where radius of वेव 7 सेंटीमीटर। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिएगा, रिलैक्स माइंड समझने का प्रयास करिएगा। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी और सीबीएसई वालों के लिए। A stone is dropped in a lake. एक पत्थर को जब झील में डाला जाता है, एक शांत झील में पत्थर को फेंका जाता है। नॉर्मली जब भी आप किसी पत्थर को फेंकते हैं तो इफ ऑकर्ड सर्कुलर वेव्स, तो आपको पता है वृत्ताकार तरंगे बनती है और तरंगों का ये गुण होता है। इफ ऑकर्ड सर्कुलर वेव्स, अगर तरंगे हमारी बनी, मतलब सर्कुलर तरंगे, जैसे ये पानी अगर उसमें पत्थर फेंकते हैं तो आपको पता है ऐसे करके वेव्स हमारी बन जाती है। ठीक, अब उसने कहा इंक्रीजिंग, मतलब प्लस, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द इंक्रीजिंग रेट इन इट्स एरिया वेयर रेडियस ऑफ वेव 7 सेंटीमीटर। ये आपके सामने क्वेश्चन था, और किसी भी क्वेश्चन को करने का केवल एक पैटर्न, जो वैल्यू दी है पहले उसको आप लिख लीजिए। देखिए गिवन क्या दिया है हमको, ये मिला इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये है क्या, बराबर में क्या लिखे, ये समस्या है। 4 लिखा है और सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा। आपको पता है सेंटीमीटर में ना तो एरिया होता है ना तो वॉल्यूम होता है सर्कल में। भाई सर्कल में एरिया होता है केवल, वॉल्यूम तो होने से रहा। इसका मतलब ये जो सेंटीमीटर लिखा है ये रेडियस के लिए लिखा है, तो हमने इसको dr/dt लिख दिया। और जाहिर सी बात है कि जब हम पत्थर डालेंगे तो ये बढ़ेगा तो रेडियस ही तो, देखिए इसकी बढ़ेगी, पहले गोला छोटा बनता है, फिर बड़ा गोला तो रेडियस बनी, फिर आगे अगला गोला फिर बड़ा, तो रेडियस ही तो बढ़ती है उसकी। तो इसका मतलब है dr/dt दिया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए क्या लिखा, और कुछ जानकारी दी है क्या क्वेश्चन में? हाँ दी है, वेयर रेडियस ऑफ वेव 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी हमको फिक्स है। देखिए r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये जानकारी दी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया था, सॉल्यूशन करना शुरू करिए। सॉल्यूशन जब करें तो आपको क्या दिखा, a stone is dropped in a lake if occurred circular wave increasing at the rate 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, लिख लिया। find the increasing rate in its area, किसका एरिया, सर्कल का एरिया। आपके दिमाग में तुरंत सर्कल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। ये हमने नहीं कहा, ये क्वेश्चन ने कहा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, आपको पता है होता है पाई आर स्क्वायर, इसको कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। आपने ऐसे लिख लिया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। हमको निकालना भी देखिए कुछ ऐसा ही है, फाइंड द इंक्रीजिंग रेट इन इट्स एरिया। इसका मतलब एरिया का इंक्रीजिंग रेट निकालना है। dA/dt गायब है क्वेश्चन में, और इसी को हमको निकालना है, यही चीज हमको फाइंड आउट करनी है। dA/dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। तुरंत आपने लिखा A मतलब एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा, सेकंड मतलब टाइम आया है कि नहीं आया, तो हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना, आपको कल बताया गया था। तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। देखिए इन क्वेश्चन को करने का बहुत ठंडे दिमाग सोचिए, कोई भी चीज ज्यादा हौच पौच मत करिएगा। जो चीज दी पहले वो लिख लीजिए, फिर ठंडे दिमाग से सोचिए काम किसके लिए करना है, एरिया के लिए करना है, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, टी के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। क्यों, क्योंकि वही वो चाहता है, रेट इन इट्स एरिया। तो बस dA/dt करना है, बस शुरू हो जाइए, करना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, करा जरा हमने। तो A के लिए क्या मिला हमको, dA/dt, टी के रिस्पेक्ट में किया तो dA/dt, पाई बाहर, आर स्क्वायर के लिए करने चले तो क्या मिलेगा 2r, क्योंकि पाई कांस्टेंट वैल्यू थी तो बाहर, आर स्क्वायर का किया तो हमने हो गया पावर आगे वाले फॉर्मूले से हो गया 2r, लेकिन r का दोबारा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा dr/dt। r का क्यों दोबारा करना पड़ा, आपने समझ लिया, हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जबकि फॉर्मूला हमने r के लिए लगा दिया, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ा।
इतनी चीज सभी को समझ आ रही है? जिसको ना है वो वहीं पर हमको बोल दे कि हमें नहीं आ रहा। dA/dt इज इक्वल्स टू dA/dt इज इक्वल्स टू 2 पाई और r की वैल्यू देखो क्वेश्चन में लिखी 7 तो हमने लिख दिया इनटू dr/dt। हाँ किसी कुछ पूछना है? बोर्ड नहीं दिख जी रहा हमको। हाँ नहीं दिख रहा बोर्ड। किसी को नहीं दिख रहा? हम कितने दिख बच्चे रहा ऐसे हैं है। जिनको दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए तो आप लोगों के नेटवर्क में इश्यू होगा, माइक को ऑफ कर दीजिए, फिर रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा जिसको दिक्कत है। अभी जुड़े रहिए, शायद थोड़ी देर बाद आपके नेटवर्क सही हो जाए और क्लास आपको दिखने लगे। 2 पाई आर, तो 2 पाई एज इट इज, आर की जगह हो गया 7, आर की जगह हमने रख दिया 7 इंटू dr/dt कितना है? 4 है, तो dr/dt की जगह रख दिया मैंने 4। सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया, फाइनली सॉल्व करिए। 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, तो आ गया 56 पाई। चाहे तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए और 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिख लीजिए। क्यों? यूनिट जरूर डिसाइड कर दीजिएगा, क्योंकि एरिया है टाइम के रिस्पेक्ट में और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, टाइम आपको पता है सेकंड हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया 56 पाई। हो सकता है आपकी बुक में आंसर ऐसा आ रहा हो 56 इंटू 22/7, तो इसको आपने ऐसे कट कर दिया, 7 8 जा 56, 22 8 जा 176। हो सकता है ये भी आंसर आ रहा हो। तो दोनों में से जो भी आंसर आएगा वो आप देख लेंगे और आपके सामने सोल्यूशन रखा है। देखिए 3 3 4 4 लाइन के इसके सॉल्यूशन होते हैं, बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को समझते जाना है, मेहनत करिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए इसको, किसी कोई दिक्कत तो पूछिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सभी को समझ आ गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पहले हिंदी में बोल देते हैं। देखिए लिखा है एक बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा, सेकंड नहीं अब की बार घंटा है, लेकिन रहेगा टाइम ही, क्योंकि चाहे घंटा हो मतलब आवर्स हो या फिर सेकंड्स हो, दोनों को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, की दर से चावल भरा जाता है, उसमें राइस भरा जाता है। टंकी में चावल की ऊंचाई की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। मतलब जो टंकी का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप चावल फिल करते जाएंगे वैसे वैसे लेवल उसका इंक्रीज होता जाएगा, वो हमको निकालना है। जबकि टंकी के आधार की त्रिज्या, आपको पता है चावल भरने की टंकी आती है वो फिक्स होगी। अगर आपकी 10 लीटर की टंकी 10 लीटर की होगी, मतलब जो रेडियस है वो कांस्टेंट हो गई, फिक्स है। और क्वेश्चन ने कह भी दिया कि वो रेडियस आपकी 5 मीटर है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। A cylindrical vessel in which rice is filled at the rate of 314 मीटर क्यूब पर आवर, ये लिखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज in its height where radius of cylinder is equals to 5 मीटर। ये आपके सामने क्वेश्चन रखा है, फिर से सभी लोग समझिए जरा। लिखा है सिलिंड्रिकल वेसल, एक आपके पास सिलिंड्रिकल वेसल है, एक टंकी है जो बेलनाकार है, और आपसे कहा गया इस फिल्ड विद द राइस, उसको आपने चावल से भरना है। कैसे आप चावल से भर रहे हैं? आप सपोज किसी बोरे से चावल को उसमें डालते जा रहे हैं, जैसे जैसे डालते जाएंगे तो टंकी का लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वही कह रहा है कि जितनी रेट से आप चावल डाल रहे हैं उसी रेट से टंकी का लेवल भी बढ़ता जाएगा। यही चीज हमको फाइंड करनी, ठीक है।
और उसने कहा कि हाइट के लिए पता करना है हमको वेयर रेडियस ऑफ द सिलेंडर 5, क्योंकि रेडियस जो टंकी का घेरा होगा नीचे वाला जो गोल शेप होगा उसका वो तो फिक्स है, मतलब रेडियस फिक्स कर दी उसने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, क्या क्या बातें हमको पता है। हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। देखिए क्या है, 314 मीटर क्यूब पर आवर्स। मीटर क्यूब में क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आवर्स में टाइम होगा। इसका मतलब आपको दिया है dv अपॉन dt इक्वल्स टू 314 मीटर क्यूब पर आवर्स। ये आपको बात दी। और क्या दिया, रेडियस दी है, r इक्वल्स टू 5 मीटर। ये दोनों बातें हमको क्वेश्चन में दी थी और इनको हमने हूबहू ऐसे लिख लिया। अब आप सॉल्यूशन में आइए जरा। जब आप सॉल्यूशन में आए तो आपको दिख रहा है पहले तो वॉल्यूम यूज हो गया क्वेश्चन में, v यूज हुआ कि नहीं, dv अपॉन dt, इसका मतलब वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा। अब आपका दिमाग तुरंत घूमने लगा और आपने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको पता है, और ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं बेलन का आयतन। जिसको पता होगा वो अपना माइक ऑन करके हमको बता देगा। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आपको पता थी। आपने लिखा v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर भी है, हमको चाहिए क्या, dv अपॉन dt। तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में जरा डिफरेंशिएशन करिए। तो dv अपॉन dt इक्वल टू पाई इंटू, अब यहां पर ध्यान दीजिए ये आर स्क्वायर का क्या करें। अच्छा एक चीज और याद रखिए, यहां निकालना क्या है, रेट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स हाइट। मतलब हमको जो फाइंड करना है वो ये करना है, रेट ऑफ चेंज इन इट्स हाइट, मतलब dh अपॉन dt पता करना है। यही तो कह रहा क्वेश्चन। देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स हाइट। हाइट h ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dh अपॉन dt मतलब जैसे जैसे आप बोरे से चावल भरते जाओगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे आपने शुरुआत में आपने भरना शुरू किया, समय अभी 1 घंटा, आपने 2 घंटे तक कॉन्टिन्यूअस चावल को भरा और आपका लेवल अब आ गया इतना। तो वही क्वेश्चन कह रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हाइट घटेगी या बढ़ेगी। आपको ये बात अच्छे से पता, प्रैक्टिकली सोचिए चीजों को। तो आपने लिखा dv अपॉन dt इक्वल्स टू पाई, बाहर आर स्क्वायर कांस्टेंट का काम करेगा, ये चीज याद रखिए। आर स्क्वायर का यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं होगा जो आप पहला दूसरा लगाने लगो, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन ने ही कर दिया कांस्टेंट। देखो आर बराबर 5 दिया है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर 5, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर फिक्स हो गई। तो रेडियस हो गई फिक्स, लेकिन एच का डिफरेंशिएशन होगा dh अपॉन dt। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए dv अपॉन dt का क्या चक्कर है, dv अपॉन dt क्वेश्चन ने कहा था 314 रख दिया, पाई अभी ऐसे ही रखिए, आर स्क्वायर, आर क्वेश्चन ने दिया 5 5 जा 25, और ये आपका dh अपॉन dt एज इट इज। हमको जो निकालना होता है वो टारगेट होता है। देखिए ये निकालना है dh अपॉन dt, यहाँ पर देखिए इसका मतलब dh अपॉन dt ही हमारा टारगेट है। इसको हमने यहाँ पर रोक के रखा, बाकी सारी चीजों को नीचे मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये हो जाएगा 314 अपॉन 25 पाई। चाहे तो आप आंसर को यहीं पर छोड़ दें या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 314 अपॉन 25, आपको पता है पाई की एक वैल्यू होती है 3.14, रख दिया। यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, 314 से 314 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dh अपॉन dt इक्वल्स टू 25 4 जा 100 आ गया 4। अब यूनिट डिसाइड कर लीजिए, यूनिट क्या है, h की जगह सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी होगी, और t समय होता है मतलब टाइम। अब क्वेश्चन पहुंचे जरा, क्या दिया, मीटर और आवर दिया है, तो आप क्या कहो 4 मीटर पर आवर। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बताए, किसी क्वेश्चन में कोई नया काम नहीं किया कि हमने बताया कुछ अलग हो और आपको करके कुछ और दिखा दिया हो। तो आपको भी बस इसी स्टेप पे बने रहना। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन ऐसा आएगा आपको क्वेश्चन आसानी से आने लगेंगे। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में लिखा है, पहले हिंदी वाले समझ ले। वक्र y स्क्वायर बराबर 2x पर, वक्र एक कर्व दिया है, वक्र y स्क्वायर बराबर 2x पर वह बिंदु ज्ञात करें जिस पर भुज व कोटि समान दर से बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब समझ लीजिए जरा इंग्लिश वाले क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y square equals to 2x for which abscissa कॉमा ऑर्डिनेट, एब्सिसा को कहते हैं भुज और ऑर्डिनेट को कहते हैं कोटि। एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट्स इंक्रीजिंग विद सेम रेट। ये क्वेश्चन लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए। क्या लिखा? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, वक्र y स्क्वायर बराबर 2x पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए फॉर विच, जिस पर एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, भुज कॉमा कोटि समान दर से बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग विद सेम रेट। यही क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। तो अब क्वेश्चन ने कहा, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट जहां बोल दे, पॉइंट आपको पता है हमेशा x, y ही होते हैं। ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट की जहां कहीं बात करें, निर्देशांक की जहां पर बात करता है, इसका मतलब x, y की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट जहां पर होते हैं। और कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। देखिए गिवन क्या कहते हैं आपके पास, गिवन में आपके पास सबसे पहले कर्व दिया है जो y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, और क्या दिया, फॉर विच एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, मतलब भुज कॉमा कोटि इंक्रीजिंग विद सेम रेट, मतलब ये दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। ये बात क्वेश्चन कह रहा है, इंक्रीजिंग विद द सेम रेट, जैसे x बढ़ेगा सेम एज इट इज वैसे ही y भी बढ़ता चला जाएगा। तो क्वेश्चन ने ये कह दिया कि x की जो रेट ऑफ चेंजमेंट होगी वो y के रेट ऑफ चेंजमेंट के बराबर होगी। ये बात क्वेश्चन ने कही है, गिवन है ये चीज ऐसे। dx upon dt is equals to dy upon dt. It means the changement in x coordinate is equals to the changement in y coordinate with respect to time. समय के सापेक्ष भुज में होने वाला परिवर्तन कोटि में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा, ये कहने का मतलब था। अब देखिए, अब dx अपॉन dt चाहता है, इसका मतलब t को लाना पड़ेगा, और t कहां से आएगा, t यहां से आता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। शुरू करिए, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के हिसाब से 2y हो जाएगा, लेकिन dt t ऑफ y आएगा। क्यों? y स्क्वायर का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर आएंगे एक कम से 2y तो कर दिया हमने, लेकिन y के लिए dy बाई dt। हाँ वहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होना चाहिए। हाँ सॉरी, x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में है तो 2y एज इट इज dy अपॉन dt। y स्क्वायर का पावर आएंगे तो हो गया 2y, लेकिन जब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dt फिर से, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन हमने y का कर दिया, इसीलिए हमको dy बाई dt एक बार फिर से लिखना पड़ा। आगे 2x के लिए दो बाहर, x का किया तो फिर से ऐसे दो बाहर, और x का किया तो x का dx अपॉन dt होगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 2y इंटू, आपने अभी अभी देखा कि जो dx अपॉन dt है वो तो dy अपॉन dt के बराबर है, तो dy अपॉन dt की जगह अगर आप dx अपॉन dt लिख लें तो नो प्रॉब्लम, 2 इंटू ऐसे। अब आपको दिख रहा है ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 2y इक्वल टू 2,
और फाइनली आप कहेंगे कि y की वैल्यू आ जाएगी 1, ऐसे। और जब y की वैल्यू आ गई, हमको पता करना है कोऑर्डिनेट, तो जैसे हम y की वैल्यू रखेंगे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन कर्व, वक्र में y का मान रखने पर, ऐसे हिंदी में आप लोग खुद से अरेंज करके लिख लेंगे, वक्र में y का मान रखने पर, रखिए जरा, y की वैल्यू क्या है 1, तो रखिए 1, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू आ गई 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, हो गया 2x, तो आ गया 1/2 दैट इज 0.5। तो आपके जो पॉइंट बने वो क्या बने, पॉइंट होता है x, y, और ये आपके सामने आ गया 0.5, 1। यही हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत है निसंकोच पूछ सकता है, देख लीजिए। चलिए, सभी को समझ आ गया। एक एक क्वेश्चन पे इसके काम करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने देंगे। और आप लोगों का भी काम है कंटिन्यू साथ में मेहनत करते चलिए। जो आज बताया जाए उसको घर में जरूर से जरूर प्रिपेयर करिए। अगर एक दिन भी आपने छोड़ दिया तो आप पीछे हो जाएंगे। फिर एक भी दिन आपको चीजों को नहीं छोड़ना। 2 क्वेश्चन बताया जाए उनको जरूर पढ़िए, एक क्वेश्चन बताया जाए पढ़िए जरूर। वही बच्चा आगे निकलेगा जो साल भर जरूर प्रैक्टिस करेगा धीरे धीरे। देखिए, एक डाउट का क्वेश्चन देख लीजिए एडिशनल, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, आसान सा है, बताया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड ddx ऑफ y। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इनकी पूरी सीरीज आपके YouTube में है, मेरे चैनल में पूरी सीरीज है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपके दिमाग में तुरंत इनवर्स की वर्किंग आने लगी। कितने बच्चे ऐसे जो इस क्वेश्चन को बता पाएंगे जो लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय है आपके पास, जो बता सकता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दूसरा तरीका जो आसान हो? इस तरीके से थोड़ा लेंदी हो जाएगा। x की जगह tan थीटा। हाँ हाँ, एक लोग बताइए पहले, सुकृति पहले आप बोलो। सुकृति बोलिए। x इक्वल टू साइन थीटा रख के नहीं हो जाएगा? साइन थीटा ऊपर रखेंगे, फिर रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाहर कहाँ आएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, आपको याद होगा मैंने बताया था माइनस वाले में। x बराबर tan थीटा करके। वेरी गुड, x इक्वल टू tan थीटा लेट करेंगे। मैंने क्लास में बताया है कि जब कभी भी प्लस वाली चीजें आ जाएं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह दे तो आपको x इक्वल टू या तो tan थीटा पे जाना है या फिर x इक्वल टू आपको cot थीटा पर जाना है। अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे तो फिर आपको x इक्वल टू साइन थीटा पर जाना है या फिर x इक्वल टू कॉस थीटा पर। ये आपको बताया गया था। जो तरीका बताया आंचल ने कि इसको tan इनवर्स x मान ले, पूरे को x की तरह लेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा हम आसान वाले रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे ज्यादा काम करते हैं, मतलब प्रतिस्थापन पे। देखिए, x इक्वल टू अगर हम लेट कर ले tan थीटा, ये चीज हमने यहाँ पर लेट कर ली, माना x बराबर tan थीटा, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अंदर आएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह रख दीजिए tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन जब ये बाहर आ जाएगा तो सिंगल बन जाएगा केवल sec थीटा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, इस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन
कॉस थीटा। इस कॉस से कॉस हो गया एलिमिनेट, y इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर बचेगा केवल साइन थीटा। देखिए आ गया टेन इनवर्स, आ गया साइन थीटा। अब क्या टेन और साइन यहाँ पर एलिमिनेट होंगे? कभी नहीं होंगे। टेन को हम लोग साइन में बना सकते हैं क्या? टेन इनवर्स से साइन में जाने का अपने पास फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि जब कभी भी हम लोग टेन इनवर्स एक्स होता है और उससे साइन इनवर्स की तरफ जाते हैं तो नीचे वन लेट करते हैं, बेस ऐसे 1/x। जिन लोगों ने हमसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उनको पता होगा। यहाँ टेन लिखा है और अंदर है साइन, तो ये दोनों तभी एलिमिनेट होंगे जब दोनों या तो साइन दिख जाए या तो दोनों टेन दिख जाए। तो हमने किया क्या, टेन से साइन में जाने का प्रयास किया। कैसे? इस टेन को साइन में बदलना है। टेन इनवर्स x अपॉन 1 फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग 9th में करते थे, टेन दिया हो साइन निकालना हो तो कैसे करते थे? इसके नीचे 1 लेट कर लिया, 1/x ऐसे करते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा √1 + x²। ऐसे तो साइन इनवर्स में क्या आएगा? साइन इनवर्स की जगह आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा कुछ। ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x²। तो हम लोग चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, y बराबर टेन इनवर्स, साइन को हम लोगों ने लिख लिया, सॉरी इस टेन इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स। देखिए जब टेन के साथ x था तो क्या आया, x अपॉन √1 + x², और जब टेन के साथ साइन होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन √1 + sin² थीटा। यही चीज तो आएगी। टेन को हमने बदल दिया साइन में, लेकिन जब आपने यहाँ बदला तो एलिमिनेट तो हो नहीं रहा, तो अब क्या करें फिर? यहाँ पर आके क्वेश्चन हमारा रुक गया। अगर हमने चीजों को यहाँ पर लेट करा तो यहाँ पर आके क्वेश्चन हमारा रुक गया। अब जरा देखिए इसको कैसे करेंगे, समझते जाइए। तो अब इस पे आपको एक चीज ये पता चली, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बताया गया थे आपको बताया था लेट करके करना, आपने लेट करके चीजों को सॉल्व किया, यहाँ पर ये चीज आके आपकी रुक गई। अब क्या करें हम? अब केवल हमारे पास एक रास्ता ये बचेगा कि हम इसको x करके ही लेट करें। मतलब समझिएगा जरा, दोनों तरीके क्यों बताए जा रहे हैं इसको समझिए। इस पूरे को x की तरह मान लीजिए ऐसे, और डिफरेंशिएशन करिए ddx ऑफ y इक्वल टू, अगर इस पूरे को आप x की तरह लेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/1 + x²। ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x का, लेकिन इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x अपॉन √1 + x² का। जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा वो जरूर ध्यान से समझे, यहाँ पर लेट करने वाला तरीका फेल हो गया। क्यों? आपके सामने हमने लगाया, जब हमने इसको यहाँ पर लगाया तो आपको दिखा टेन इनवर्स साइन थीटा, और ये दोनों आपस में कभी बदल नहीं सकते। अगर आप कोशिश भी करेंगे तब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब आपको उस तरीके पर जाना पड़ेगा कि इस पूरे को x लेट करिए, तो टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 + x², और दोबारा से डिफरेंशिएशन करिए ddx ऑफ x अपॉन √1 + x²। समझिए ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा कुछ, x² अपॉन 1 + x² इंटू, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करिए, कैसे करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से करेंगे डिफरेंशिएशन। करिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लिख करके, फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर क्या है x, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख करके, जब हम डिनोमिनेटर का करेंगे तो ये आएगा 1/2 √1 + x² और x² का 2x। ये बार बार नहीं कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, समझिएगा इसका। भाई होता क्या है, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का हो गया 1, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का करिए, हम देखिए अलग से बता दे रहे हैं यहाँ पे, 1 + x² रूट का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, पावर 1/2 में बदल लिया तो 1/2 पावर आगे एक कम, लेकिन 1 + x² का दोबारा करेंगे तो 2x, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, पावर को प्लस बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया, आया कि नहीं, x अपॉन √1 + x², देखिए x अपॉन √1 + x², तो ऐसे हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, हमने वहां पे डायरेक्टली लिख दिया था। अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये या तो आपका ऐसे लिखा रहेगा, समझते जाइए, अच्छे क्वेश्चन है ये।
यहाँ पर 1 लेट कर ये एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आएगा 1 + x² और ये एलसीएम पहुंच जाएगा ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा 1 + x² + x²। एलसीएम वाली चीजें आपको आती हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। 1 + x² और 1 का एलसीएम 1 + x², एलसीएम पहुंच जाएगा ऊपर, इस 1 के पास 1 + x² लग जाएगा, ये x² एज इट इज। यहाँ पर √1 + x² माइनस x और x बनेगा x² अपॉन रूट में 1 + x² अपॉन 1 + x²। देखिए इससे ये फिर से एक बार हो गया कैंसिल आउट। जिस बच्चे ने भी पूछा है वो ध्यान से समझता जाएगा। क्या आएगा 1 अपॉन 2x² + 1 इंटू, यहाँ पर देखिए 1 लेट करिए और एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा √1 + x² लिख लिया। यहाँ पर 1 है, √1 + x² नहीं है, तो √1 + x² का √1 + x² से करेंगे तो रूट हो जाता गायब, और ये आ गया x² बगल वाला एज इट इज, क्योंकि इसका एलसीएम तो ठीक है। x² से x² कैंसिल, फाइनल आंसर बनेगा ऊपर 1 अपॉन 2x² + 1 और अनदर ब्रैकेट के रूट में √1 + x²। जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था वो आंसर मैच कर ले, देख ले, कोई दिक्कत हो तो पूछ ले जल्दी से। आंसर मैच करके बताइए कि आंसर सही है। सही है वैसे। तो आप लोगों ने देखा कि इनवर्स के इस क्वेश्चन में अगर आप लेट करके कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे जाके, क्योंकि यहाँ एलिमिनेट नहीं होगा, तो फिर आपको इस वाले तरीके पे जाना पड़ेगा। दोनों तरीके आपको बता दिए, क्योंकि मैंने मोस्टली क्वेश्चन प्रतिस्थापन पे बताए थे, और जब हमने प्रतिस्थापन लगाया भी, क्योंकि हमको पता था नहीं किससे करना है, जब हमने प्रतिस्थापन लगाया यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दिक्कत आ गई, ये दोनों एलिमिनेट नहीं होंगे, तो हम तुरंत अपने उस वाले तरीके पे चले गए, क्योंकि आपको क्लास में दोनों ही तरीके बताए गए। हमारे पास दोनों हथियार हैं काम करने के लिए। अगर ये वाली चीज नहीं लगेगी तो हम इससे कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। देखिए चलिए, जिसने पूछा था तो उसको समझ आ गया होगा और आंसर भी यही आएगा इसका। ठीक है, फिर आप लोग कल मिलिएगा अपने समय पे, और ध्यान से प्रैक्टिस जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की। जितने भी क्वेश्चन बताए जाए उनको दोबारा से लगाइए, और एक बार में ना समझ में आए तो कई बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको चीजें जल्दी से आ जाएं। हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन विद अस।